डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सियासत तेज। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड बंद करने के लिए प्रदेशवासियों से मांगा सहयोग। देहरादून में नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले तैयारी की तेज। कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग पर दिया जोर। लोगों से बाहर कूड़ा न फेंकने की करी अपील। उत्तराखंड में हवाई सेवा पर सख्ती की तैयारी। हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारी। केदारनाथ धाम को उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने की हो रही कोशिश। देहरादून में पहली बार आर्किटेक्चरल एक्सपो का किया जाएगा आयोजन। आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन तकनीकों का होगा प्रदर्शन। 9 जनवरी से 11 जनवरी तक किया जाएगा आयोजन। और मसूरी में सरकारी नाले पर होटल के निर्माण का मामला गरमाया। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहुंचकर किया निरीक्षण। संबंधित विभागों पर लगा मिली भगत के आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का। भट्ट ने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। अब देखना यह है कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का क्या असर होता है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य करण माहरा के नेतृत्व में रानीखेत विधानसभा में अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आयोजन किया गया। इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में आम नागरिकों, माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। करण माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या केवल एक जघन्य अपराध नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में बैठे लोगों और तथाकथित वीआईपी को बचाने के लिए आज तक सच्चाई सामने आने नहीं दे रही है। मारा ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार निर्दोष है तो वो निष्पक्ष सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन सा ऐसा वीवीआईपी है जिसके लिए एक बेटी को इंसाफ से वंचित किया जा रहा है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को किसी भी कीमत पर ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी, हर मां और हर संवेदनशील नागरिक की लड़ाई है। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन सड़क से सदन तक और गांव से राजधानी तक जारी रहेगा। अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची और मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम खुलासे करने का दावा किया। उर्मिला ने कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत हैं, जिन्हें वो जल्द ही पुलिस के सामने पेश करेंगी। उनके साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे। उर्मिला सनावर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जांच से भाग नहीं रही हैं, बल्कि सच सामने लाने के लिए खुद आगे आई हैं। उनके देहरादून आगमन से सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी और पुलिसिया हलचल तेज हो गई है।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यूकाडा ने भी हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पैरा बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल के लास्ट या मई माह के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में उससे पहले ही श्री केदारनाथ धाम को उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर यूकाडा काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आपको बताते चले, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यूकाडा ने हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पैरा बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल के लास्ट या मई माह के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में उससे पहले ही श्री केदारनाथ धाम को उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर यूकाडा काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले अपनी तैयारियां तेज कर ली है। रैंकिंग में सुधार के लिए सबसे पहले कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके तहत सबसे पहले निगम समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग पर जोर दे रहा है। सोर्स सेग्रीगेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष दून को स्वच्छ सर्वे में केवल 61 रैंक मिली थी। इसे देखते हुए इस वर्ष नगर निगम ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कर्मचारियों की बैठक पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी दौरान केंद्र से टीम के दून पहुंचने की संभावना है। सबसे पहले चरण में पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद टीम सिटी के विभिन्न इलाकों का विजिट भी करेगी। नगर निगम का मानना है कि इस बार दून को टॉप 10 की जगह दिलाने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को देखते हुए पहले से स्वच्छ सर्वे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपको बता दें, नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले अपनी तैयारी तेज कर ली है। रैंकिंग में सुधार के लिए सबसे पहले कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके तहत सबसे पहले निगम समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग पर जोर दे रहा है। सोर्स सेग्रीगेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष दून को स्वच्छ सर्वे में केवल 61वीं रैंक मिली थी। इसे देखते हुए इस वर्ष नगर निगम ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कर्मचारियों की बैठक पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी दौरान केंद्र से टीम के दून पहुंचने की संभावना है। सबसे पहले चरण में पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद टीम सिटी के विभिन्न इलाकों का विजिट भी करेगी। नगर निगम का मानना है कि इस बार दून को टॉप 10 में जगह दिलाने का लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य को देखते हुए पहले से स्वच्छ सर्वे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देहरादून में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जो आर्किटेक्चर, इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े नवीनतम ट्रेड्स और तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड, क्रॉस रोड, देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स और उद्योग के बीच एक सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है, जिससे स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिजाइनर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, ठेकेदारों और विद्यार्थियों के लिए नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धन और व्यावसायिक अवसरों का एक सशक्त मंच प्रदान किया जाएगा। आयोजक माइंड्स मीडिया एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिस्टर इंदर डिंगरा और मिस्टर बीएस राणा ने बताया कि आर्चिक्स देहरादून से न केवल शहर बल्कि पूरे उत्तराखंड के निर्माण और डिजाइन इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष RDK सिंह ने
कहा कि ये आयोजन देहरादून के आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड्स, नई तकनीकों और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। मसूरी मॉल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन में सरकारी नाले पर होटल का निर्माण किया गया, जिसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और संबंधित विभागों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जहां एक और नगर पालिका अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर सख्त नजर आ रही है, वहीं होटल स्वामी सारे नियम कानून को धत्ता बताकर बिना स्वीकृति के एक और निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की सीलिंग के आदेश जारी कर दिए। विगत दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा की गई बैठक में भी ये मुद्दा सामने आया था, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी को जांच करने की बात कही गई थी और सरकारी नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाली आपदा से आम लोगों को राहत मिल पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर ऐसे स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगर पालिका की भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। ये कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए। इसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई। जहां मानकों का उल्लंघन पाया गया, वहां तत्काल लाउडस्पीकर हटवाए गए। महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध और शहर में शांति बनाए रखने के लिए है। भविष्य में भी नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। ये कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए। इसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई। जहां मानकों का उल्लंघन पाया गया, वहां तत्काल लाउडस्पीकर हटवाए गए। महापौर विकास शर्मा से स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध और शहर में शांति बनाए रखने के लिए है। भविष्य में भी नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर बाईपास रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। नगर निगम द्वारा 30 लाख रुपए की लागत से चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। योजना के तहत वर्तमान में स्थापित छोटी प्रतिमा को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की घोड़े पर सवार 11 फीट ऊंची भव्य अश्वारोही मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चौक को थोड़ा आगे शिफ्ट किया जाएगा। चौक के नवनिर्माण को लेकर महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त और नगर निगम की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि यह परियोजना जन भावनाओं के अनुरूप है और विशेष रूप से बंगाली समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि चौक के सौंदर्यीकरण के तहत आधुनिक लाइटिंग और लैंडस्केपिंग भी की जाएगी। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में रुद्रपुर को सुंदर और विकसित शहर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में विकास के दावे भले ही कागजों में चमक रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी उतनी ही पीड़ादायक है। सोमवार की शाम कोट केंद्री गांव की घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पहाड़ के ग्रामीण कब तक बीमार और घायल लोगों को डोली में ढोने को मजबूर रहेंगे। 35 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी रतन सिंह जंगल में बकरियों के लिए चारा काटने गई थी। इसी दौरान पेड़ से गिरने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्भाग्य ये रहा कि ना तो आसपास कोई अस्पताल था और ना ही गांव तक पहुंचने के लिए सड़क। सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए पुष्पा देवी को करीब 4 किलोमीटर तक डोली में उठाकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद लक्ष्मण सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह, दीपक सिंह समेत अन्य ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था की तस्वीर है, जहां योजनाएं फाइलों में चलती हैं और मरीज कंधों पर। लोक निर्माण विभाग द्वारा पोत कोट केंद्री छैलागाड़ होते हुए 18 किलोमीटर लंबी सड़क प्रस्तावित किए जाने की बात वर्षों से कही जा रही है, लेकिन धरातल पर आज भी वही पगडंडियां और मजबूरियां हैं। कालीगूट के ग्राम प्रधान पंकज तिवारी का कहना है कि ग्रामीण सड़क की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। हर हादसे के बाद सवाल उठते हैं, बयान दिए जाते हैं, मगर कुछ समय बाद सब फिर शांत हो जाता है, जब तक अगला हादसा ना हो। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देश्य शिविर की आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत खदीर खड़ कमाफ में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं शिविर में पहुंचे लाभार्थी भी सरकार के इस पहल से संतुष्ट नजर आए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 और 6 के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाना है। एनसीईआरटी ने प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंजूरी के बाद ही बदलाव लागू होगा। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल किए जाएंगे। एनसीईआरटी निदेशक वंदना गब्रियाल ने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने किताबों के प्रकाशन से लेकर सप्लाई तक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से व्यावसायिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को जोड़ा जा रहा है। साथ ही किताबों में उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और यहाँ के महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल करने का भी प्रस्ताव है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से किताबों के प्रकाशन से लेकर सप्लाई तक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इस बात की पुष्टि एनसीईआरटी निदेशक वंदना गब्रियाल ने की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।